नमस्कार। ऑनलाइन विजन अकेडमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम लोग 1 या 2 कक्षाओं में मैथ को पढ़ा था, लेकिन आज की कक्षा हम लोग फिज़िक्स की लेंगे। कक्षा 12 की फिज़िक्स का पहला चैप्टर जो है कूलाम का नियम, या जो भी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर का नाम दिया है, उसको हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, ठीक है? तो पहले चैप्टर का पहली ही हेडिंग है कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले कूलाम का नियम सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था, जो नियम था, उसी नियम पे कूलाम का नियम हम पढ़ते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, मैं एक बार फिर से उसको बताऊंगा। और कूलाम के नियम में और गुरुत्वाकर्षण के नियम में डिफरेंस क्या है, या दोनों प्रकार के बलों में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है। तो हम मान लेते हैं कि 2 चार्ज हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं और एक यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इसका चार्ज Q1 मान लेते हैं, अब इसको Q से दिखाया जाता है, इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। और दूसरा चार्ज Q2 मान लेते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। जनरली 2 चार्ज जब मानते हैं तो एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, ठीक है। तो एक चार्ज Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, और इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और बीच की दूरी स्मॉल r हो गई। तो कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए। कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। तो यहाँ से हमको 2 समीकरण मिलता है, एक मिलता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और एक मिलता है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमको मिल रहा है कि F प्रोपोर्शनल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऊपर होगा Q1 इंटू Q2 अपान ये 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और R स्क्वायर बटा में है तो यहाँ पर भी R स्क्वायर बटा में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 अपान R स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी कभी कोई साइंस का इक्वेशन बनता है तो प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है, तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, और थोड़ा सा बड़ा कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे लगाया जाता है प्रोपोर्शनल हटाकर इक्वल की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। सिर्फ इसको हटाने के लिए इतना बड़ा करना पड़ता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू जो है उसको लिख देंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन। एक बार फिर से देखिए, नियम क्या था। कूलाम का नियम था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी जो आवेशों के बीच बल लगेगा वो एक दूसरे को खींचने वाला भी हो सकता है या एक दूसरे को धक्का देने वाला भी हो सकता है, उसी को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और विद्युत बल ऐसा होता भी है, आप कभी देखिएगा तो जब
हम किसी वायर को टच करते हैं तो वो हमको खींच भी सकता है अपनी तरफ या फिर धक्का भी दे सकता है, तो उसी को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी अगर आवेश ज़्यादा रहेगा तो बल भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दूरी बढ़ेगी, यानी इसमें होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अगर दूरी बढ़ेगी दोनों आवेशों के बीच तो बल कम होगा, और दूरी कम होगी तो बल ज़्यादा होगा। तो यही समीकरण मिला, समीकरण 1 और 2। जब इसको हम सॉल्व किए हैं तो हमको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या है, इसमें ये 4 पाई सभी लोग जानते हैं, Q1 Q2 आर स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, ये आवेश ये बीच की दूरी है। लेकिन इसमें यही दो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये है क्या। तो ये इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन 0, बोलते हैं एप्सिलॉन 0। ठीक है, और ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी साफ साफ शब्दों में कहें तो ये दिखाता है कि जिस माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी शीलता कितनी है। ठीक है, उसकी शीलता कितनी है, इसी को हम माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। और ये जो के है, ये जो के है इसे कहते हैं परावैद्युतांक, इसे कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, ये भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे कागज के लिए अलग होगा, कार्बन के लिए अलग होगा, और निर्वात के लिए हमेशा एक मानते हैं, निर्वात के लिए के का मान हमेशा एक माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम का नियम। तो परीक्षा में कूलाम का नियम अगर आता है तो 1 या 2 नंबर का आता है, और आपको इतना बता देना है, लिख देना है, आपको 2 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। अच्छा, इसमें ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका भी एक निश्चित मान होता है, और वो मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट है ना पूरा, तो ये जब पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब होता है एक निश्चित मान वाला। तो इसका निश्चित मान होता है, कितना होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो परीक्षा में क्या पूछता है कि एप्सिलॉन 0 का, सिर्फ इसका एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान बताइए तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान कितना होता है और विमीय सूत्र क्या होता है। लेकिन ये जो एप्सिलॉन 0 के है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन 0 के का अगर के को हटाना चाहें तो इसको हटा करके सिर्फ हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन 0 के को हटाकर सिर्फ एप्सिलॉन लिखा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगर ये पूछेगा कि कूलाम का नियम क्या है, उसका वर्णन कीजिए या फिर उसको बताइए, तो हम तो ये पूरा लिख देंगे। लेकिन अगर इसके बाद ये पूछ दिया कि बताइए एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान व विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इक्वल होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो हम निर्वात के लिए हमको पता है, निर्वात के लिए होता है के बराबर 1। यहाँ हम लिख देते हैं निर्वात के लिए के बराबर 1। जब के बराबर 1 रख देंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया, 1 का गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब यहाँ से हमको एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है, तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि दोनों का उल्टा कर दें, दोनों का उल्टा कर दें। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो अपान 1, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे तो 1/9 इंटू 10⁹, और ये नीचे आ जाएगा इसके साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। उल्टा हो गया ना इसका, ठीक है। अब एक का कोई मतलब नहीं है, हमको एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू निकालना है। तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल हम लिख सकते हैं, ये 4 पाई यहाँ गुणे में है इसके साथ, एप्सिलॉन जीरो के साथ गुणे में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा या भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। या एप्सिलॉन जीरो बराबर ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई का मान रखते हैं 3.14, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर हम एक काम करते हैं कि ऊपर हम गुणा कर देते हैं 1000 का, तो 1000 का गुणा करेंगे तो 1 2 3 1000 हो जाएगा बट्टे, इसका गुणा करते हैं तो 4 चौक को 16 और 4 एकम 4 1 5 4 3 12 2 अंक पे 10 और ये होगा 9 और ये होगा 10⁹9, ठीक है, बराबर ये 1000 हो जाएगा और बट्टे अच्छा 1000 का ऊपर गुणा करेंगे तो 1000 का नीचे भी तो करना पड़ेगा, हाँ नहीं तो भिन्न बदल जाएगी। 1000 का अगर हम ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 1000 का हमको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये ऊपर हो जाएगा 1000 और बट्टे इसका हम देख रहे हैं तो 9 छक्का 54 और 9 पाँचे 45 और 5 50 5 और 9 दूना 18 और 5 23 2 और 9 एकम 9 2 11, ठीक है। 9 छक्का 54 9 पाँचे 45 5 50 5 हो जाएगा, 9 दूना 18 5 23 2 बचेगा और 9 एकम 9 2 11 1 2 2 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे और गुणे यहाँ पे देखिए 10⁹9 है और यहाँ पे 3 जीरो है तो 9 तो ये हो जाएगा 1 2 3 जीरो ये तो 9 3 12, हम इसको लिख सकते हैं 10⁻12, ठीक है। और हम 113.04 का अगर 1000 में भाग करते हैं तो ये नियर अबाउट आता है 8.846 ऐसे इसी तरह आता है। तो हम इसको पूरा हटा करके इसको 5 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 8.85 और ये 10⁻12 नीचे है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये 10⁻−12 हो जाएगा और मात्रक क्या होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यही एप्सिलॉन जीरो का मान होता है। हाँ, तो परीक्षा में यही पूछता है कि एप्सिलॉन जीरो का मान बताइए, तो हमको इसी तरह पूरा कॉपी में अपने लिखना होगा और अगर पूरा लिख देंगे अगर 2 नंबर का होगा तो पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये निकालना भी आपको आना चाहिए और वैल्यू कितना होता है उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसका विमीय सूत्र देखा जाए, पहले तो विमीय सूत्र नहीं हुआ करता था, सॉरी पहले हुआ करता था, पहले यूपी बोर्ड में विमीय सूत्र था, उसका उल्लेख था, उसको पढ़ना होता था, लेकिन जब से एनसीईआरटी आ गया है विमीय सूत्र को गायब कर दिया है। फिलहाल हम पढ़ा देते हैं कि विमीय सूत्र होता क्या है। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र हम मात्रक से ही निकालते हैं, तो ये होगा कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कूलाम आवेश Q बराबर हम कभी पढ़े होंगे, Q बराबर होता है IT, Q आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय, ठीक है, विद्युत धारा गुणे समय। तो विद्युत धारा को हम दिखाते हैं एम्पियर से, तो एम्पियर को A से दिखाते हैं, इसका विमीय सूत्र A होता है और T टाइम होता है समय, तो इसको कैपिटल T से दिखाते हैं। तो हम कूलाम स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं AT और इसका स्क्वायर,
और अपान। न्यूटन का होता है mLT रेज़ टू द पावर -2 और मीटर स्क्वायर का होता है, मीटर लंबाई का होता है ना, तो इसको L से दिखाते हैं, ये हो जाएगा L का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा m, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे L है, यहाँ पे L की 2 घात है, तो 2 घात इसकी और 1 घात इसकी, 3 घात हो जाएगी, लेकिन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -3 घात हो जाएगी। और अब इसके बाद ये -t है, सॉरी t की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर +2 हो जाएगा, तो ये इसका t² और ऊपर भी तो t² है, तो t की पावर 4 हो जाएगा, और बच जाएगा a, और इस पे 2 घात है तो a², और यही हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यही पूछता है परीक्षा में, एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान और विमीय सूत्र बताइए। तो ये एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान और विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्या पूछता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से इसके बाद अगली हेडिंग होती है कि जो कूलाम का नियम है उसमें बल लग रहा है, जिसको हम वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, F जो निकला है, F बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो वहाँ पे जो F था उसको हम वैद्युत बल कहते हैं, क्योंकि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण है, तो उसको वैद्युत बल कहते हैं। और हम कभी कक्षा 9 या कक्षा 10 में पढ़े रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मैं परिभाषा एक बार फिर से बता देता हूँ। वहाँ पे आप पढ़े होंगे न्यूटन के चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, कि वहाँ पे 2 पदार्थिक कण होते हैं या 2 द्रव्यात्मक कण होते हैं। ठीक है, तो एक का द्रव्यमान हम m1 मानते हैं, दूसरे का m2 मानते हैं, और इसके बीच की दूरी भी r मान लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि किन्हीं 2 द्रव्यात्मक या किन्हीं 2 पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इसमें प्रतिकर्षण बल कभी नहीं कहे होंगे, आकर्षण बल कहे होंगे। ठीक है, 2 पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, 2 पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम वही नियम है, वहाँ पे आवेश था और यहाँ पे बल द्रव्यमान है। तो यहाँ पे भी जब हल करते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो आता है प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r²। ठीक है, या F बराबर, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पे कैपिटल G लगाते हैं इंटू m1 m2 अपान r²। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, इसका भी एक निश्चित मान होता है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आप बताइए, आपसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर बताइए। 1 नंबर या 1.5 नंबर में पूछ सकता है। तो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हम अंतर ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या फिर हेडिंग के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं वैद्युत बल और इधर लिख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो वैद्युत बल में हम पहला लिखेंगे कि वैद्युत बल जो होता है यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में लिखेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। यानी 2 पदार्थों के बीच कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता है, आकर्षण होता है।
इसके बाद इसमें दूसरा लिखेंगे कि जो वैद्युत बल होता है ये दो आवेशों के बीच लगता है। वैद्युत बल जो होता है यह दो आवेशों के बीच लगता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। ठीक है, ये जो बल है वैद्युत बल ये दो आवेशों के बीच लगता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। और तीसरा लिख सकते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो वैद्युत बल होता है यह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10 की पावर 41 गुना ज़्यादा होता है। यानी वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक लगता है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इसकी क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पे रोकेंगे। इसको आप लोग पढ़िएगा, दोहराइएगा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अभी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में बची हुई हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 हेडिंग थी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर का आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बाद में देखा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक करने के साथ साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।